हेलो मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती परीक्षा 2016 जो कि आपका 21 फरवरी 2016 को संपन्न हुआ था, ठीक है। उसके प्रश्न पत्रों का संकलन लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें कि हमने पिछले वीडियो में आपको हिंदी के 40 प्रश्नों का विश्लेषण कराया था। आज हम आप लोगों के समक्ष फिर से जीएस के प्रश्न पत्रों को लेकर प्रस्तुत होंगे, ठीक है। जीएस के प्रश्न पत्रों को लेकर आज आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। जीएस के साथ साथ हम रीजनिंग के प्रश्न पत्रों को भी यहाँ पर देखेंगे, जिसमें कि जीएस के 30 प्रश्न और रीजनिंग के 20 प्रश्न, कुल 50 प्रश्न यहाँ पर आए हुए थे। हम 50 प्रश्नों का विश्लेषण यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व जनसंख्या दिवस मित्रों आपका ऑप्शन सी देखिएगा, 11 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए थोड़ा सा तेजी भी रखेंगे, इसलिए रखते हैं क्योंकि आपको उबन ना महसूस हो, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न यहाँ पे आपके रिपीट ही होते हैं, तो इसलिए हमारा यह प्रयास होता है कि थोड़ी सी तेजी बना के रखी जाए, ठीक है। चलिए, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य से है, हमसे यही पूछ रहा है, ठीक है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो हैं एक आपके संतूर वादक थे, ठीक है। ये आपके एक संतूर वादक थे। साथ ही साथ इन्हें 1986 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1991 में पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री, और 2001 में पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो देखिएगा निमोनिया आपका जो है वो आपका फेफड़े को प्रभावित करता है, ठीक है, वो आपके फेफड़े को प्रभावित करता है। बैक्टीरिया, वायरस और कवक सहित विभिन्न प्रकार के जीव निमोनिया के कारण बन सकते हैं, ठीक है। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है। तो देखिएगा मानव रक्त में जो प्लाज्मा है वो लगभग आपका 55 से 60% तक होता है, ठीक है, 55 से 60% तक होता है, तथा 40 से 50% तक आपकी आरबीसी होती है, 40 से 50% तक इसमें आपकी आरबीसी होती है, और मित्रों लगभग 1% आपका डब्ल्यूबीसी होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं, और आपका 7 से 8% मानव शरीर का भार रक्त के कारण होता है, ठीक है, रक्त के कारण होता है 7 से 8%, ठीक। चलिए नेक्स्ट, विश्व निम्न में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है, हमसे यही पूछा था। तो देखिएगा मित्रों इसमें आपके ऑप्शन में कनाडा, भारत, चीन, ब्राजील में से आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है, इसका उत्तर है चीन। चीन सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है। इसकी सीमा को छूने वाले 14 देश हैं, कुल कितने देश हैं, 14 देश हैं, जिसमें से भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, रूस, उत्तर कोरिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भूटान और नेपाल हैं, ठीक। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। तो भारत का सबसे दक्षिणी छोर आपका मित्रों है इंदिरा पॉइंट, सबसे उत्तरी में है आपका इंदिरा कॉल, सबसे पश्चिमी में है गुहार मोती, और सबसे पूर्वी में है आपका किविथू, ठीक है। ये आपके जो इंदिरा पॉइंट है भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार द्वीप पर निकोबार जिले का एक गांव है आपका इंदिरा पॉइंट। यह भारतीय क्षेत्र का आपका सबसे दक्षिणतम स्थान है, ठीक। लोहे की एक गोली पानी में डूब जाती है, ठीक है, पानी में आपकी डूब जाती है, ठीक। आपसे पूछ रहा है कि जबकि जहाज जलयान पानी पर तैरता है, यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक का सिद्धांत है। तो ये हर बच्चा जानता है,
ये आपके आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ठीक है, ये आपके आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि किसी तरल पदार्थ में जलमग्न वस्तु, चाहे वो पूर्णतया या आंशिक रूप से जलमग्न हो, पर लगने वाले ऊर्ध्वगामी बल उस जलमग्न वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है तथा विस्थापित तरल के द्रव्यमान केंद्र पर ऊपर की तरफ लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत में जहांगीर का शासन काल कौन सा था? तो ये था आपका 1605 से 1627 ईस्वी में। ठीक है, क्योंकि 1605 में आपके अकबर की मृत्यु हो जाती है, ये अकबर का बेटा था। आपसे पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, यही पूछ रहा है। तो इसका जो मित्रों आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। ठीक, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है? तो आपका जो यहाँ पे सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता माना जाता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म, पद्म विभूषण, पद्म चक्र, अशोक चक्र, भारत रत्न, पद्मश्री, इन सब में आपका जो है वो भारत रत्न जो है वो आपका सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार आपका विज्ञान, साहित्य, कला, सार्वजनिक सेवा और खेल के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली थी? तो देखिए उस समय का आपका करंट का प्रश्न था मित्रों। तो उस समय जो आपका उत्तर था वो था आपका जस्टिस टी.एस. ठाकुर। लेकिन वर्तमान में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वर्तमान में 49वें पे है। ठीक है, 49वें भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो वो है आपके उदय उमेश ललित। ठीक, उदय उमेश ललित हैं। अगर यही प्रश्न इस बार आपसे पूछेगा तो वहां पे आपको उत्तर देना है उदय उमेश ललित। ठीक, चलिए नेक्स्ट। आपसे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के लिए होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? ठीक है, अगर किसी भी कारण से राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है तो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो वो देंगे आपके उपराष्ट्रपति को। ठीक है, वो आपके उपराष्ट्रपति को देंगे। मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री आपके राष्ट्रपति को देंगे और लोकसभा का अध्यक्ष जो है ये आपके लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? हमसे यही पूछ रहा है। तो देखिएगा पुरुषोत्तम दास टंडन जी। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन जी स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। ठीक, चलिए आपसे पूछ लेगा अगर मित्रों वर्तमान में कि वर्तमान में कौन है आपके विधानसभा अध्यक्ष? तो वो हैं आपके सतीश गहाना। कौन है? सतीश महाना। ये आपके 18वें हैं। ठीक है, ये आपके 18वें विधानसभा अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के पंचायती राज मंत्री कौन है? तो देखिएगा ये वर्तमान में जो प्रश्न है ये 2016 का प्रश्न था, तो उस समय शिवपाल यादव थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अगर आपसे पूछ रहा है तो वर्तमान में है आपके भूपेंद्र सिंह। ठीक है, भूपेंद्र सिंह है, ये आपके 14वें हैं, 14वें पंचायती राज मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? आपसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मित्रों आपका जो ऑप्शन सी है अलीगढ़, अलीगढ़ को शामिल अभी तक नहीं किया गया है। करनाल, जींद, मुजफ्फरनगर को किया गया है। देखिए हरियाणा का है आपका करनाल, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, झज्जर, गुड़गांव, चरखी, दादरी, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, रवारी, नूह, पलवल,
ठीक है, ये सब हैं आपके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में आपका मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, ये आपके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि कितने सदस्य हो सकते हैं, तो आपका यहाँ पे जो मित्रों आंसर है वो है ऑप्शन डी, कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500, ठीक है। उत्तर प्रदेश, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा चलाए गए किस अभियान के लिए दर्ज किया गया था? तो देखिएगा 2016 में एक करंट का प्रश्न था, उस समय आपका क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी के लिए ऑप्शन बी देखिएगा, इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ था, जिसके लिए अखिलेश यादव ने इस अभियान को अखिलेश यादव ने चलाया था, ठीक है। निम्न में से किसने कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार नहीं संभाला, आपसे यही पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा मित्रों, मोरारजी देसाई ने किया था, संभाला था, देवीलाल ने भी, लाल कृष्ण आडवाणी ने भी, बीपी सिंह ने कभी नहीं संभाला, ठीक है, बीपी सिंह ने कभी नहीं संभाला। बीपी सिंह हमारे 8वें प्रधानमंत्री के रूप में थे, 7वें व्यक्ति थे ये, 10वें क्रम के प्रधानमंत्री थे, ये आपके वित्त मंत्री भी रह चुके थे भारत के, साथ ही साथ ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे, ये आपका 1980 से 1982 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो मित्रों यहाँ पे जो आपका है ये लगभग 52,000 ग्राम पंचायतें आपकी आती हैं, ठीक है, यूपी में। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं हमसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए 48-40 वर्ग गज आपका सही उत्तर बनेगा, ठीक। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, हमसे यही पूछ रहा है। तो मित्रों यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है आपका 2/3। बिना 2/3 सदस्यों के आप अपने उप प्रधान को पद से नहीं हटा सकते हैं, ठीक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना मित्रों आपका 1935 में हुई थी, ठीक है, आरबीआई की स्थापना आपका 1935 में हुई थी। यह आपका एक केंद्रीय बैंकिंग संस्थान है जो भारतीय रुपए को जारी तथा आपूर्ति नियंत्रित करता है, ठीक। किस राज्य सरकार के द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा प्रारंभ की गई है, हमसे यही पूछ रहा है मित्रों। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वह है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, वो है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, काफी सरल प्रश्न आपसे पूछा गया था उस समय। इसका जो आपका सही उत्तर है मित्रों वो है आपका ऑप्शन डी, सारस, ठीक है, सही उत्तर है इसका सारस। नेक्स्ट। निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है, हमसे यही पूछ रहा है। तो देखिए कंप्यूटर नेटवर्क में जो आईपी होता है, ठीक है, आईपी एड्रेस होता है तथा कंप्यूटर का नाम, ये कभी भी अद्वितीय होता है, कंप्यूटर का नाम अद्वितीय होता है, जबकि कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी और कंप्यूटर का नाम ये दोनों अद्वितीय होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वर्क ग्रुप का नाम है ये कभी भी अद्वितीय नहीं होता है, ठीक है, वर्क ग्रुप आपका अद्वितीय नहीं होता। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, कौन से इनपुट डिवाइस नहीं है? तो माउस इनपुट है, प्रिंटर आपका मित्रों आउटपुट है, ठीक है, प्रिंटर आउटपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, ठीक।
चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो सीडी रोम ऑप्टिकल डिस्क को दर्शाता है। ठीक, ये आपके ऑप्टिकल डिस्क को दर्शाता है। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, हमसे मित्रों पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा नहीं है? लाइनेक्स, एमएस वर्ड, एमएस डॉस और यूनिक्स। तो इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? तो एमएस वर्ड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है? देखिए एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सएल। ठीक, दिख गया, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट, चलिए रीजनिंग के प्रश्न पत्र आ गए। अब रीजनिंग के भी हम प्रश्नों को देख लेते हैं, क्या कह रहा है। यहां पे कह रहा है कि निम्न प्रश्नों में चिन्ह के बाईं ओर दो शब्द दिए गए हैं व दाहिनी ओर एक शब्द एवं एक स्थान खाली है, तो दाहिनी ओर वाले शब्दों के संबंध के अनुरूप में प्रश्न चिन्ह स्थान पे क्या विकल्प आएगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए मित्रों, सबसे पहला काम क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। हम कहते हैं नंबरिंग कर लीजिए, सारी चीजें हो जाती हैं आसान। ठीक, 10, 9, 11, 13 आगे का पूछ रहा है। तो देखिएगा मित्रों, यहां से देखिएगा तो ये आपका +8 का अंतर है, यहां से देखिएगा ये भी +8 का अंतर है, यहां से देखिएगा ये भी +8 का अंतर है, और यहां से देखिएगा तो ये भी +8 का अंतर है। अर्थात पहले और तीसरे में +8 का अंतर है, तो दूसरे और चौथे में भी +8 का अंतर होगा। तो 15, 15, 8, 23, 23 कितने का होता है मित्रों? तो 23 होता है आपका W का, W लिख लिए। 14, 14, 8, 22, 22 कितने का होता है? V का। ठीक है, और आपका मित्रों 16, 16, 8, 24, 24 है X, 18, 18, 8, 26 Z। आप देखिएगा आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर मैच कर रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, यहां पे भी कह रहा है, आपसे दिया गया है, फिर कह रहा है कि अगली संख्या क्या होगी। ठीक है, तो ये देखिएगा 122, 122 को हम 11 का स्क्वायर धन 1 लिख सकते हैं, 11 ग्राम 121 और 1 122। 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 धन 1 170। ठीक है, 290 है, यानी 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289 धन 1 90। तो फिर अब देखिएगा मित्रों, 11, 11 2 13, उसी तरीके से 17, 17 2 19, तो 19 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 19 का स्क्वायर हो गया, 19 का स्क्वायर धन 1, तो 19 का स्क्वायर हो गया 361 धन 1 बराबर 362। ठीक, 362, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, यदि प्लस का अर्थ घटाना हो, भाग का अर्थ जोड़ना हो, माइनस का अर्थ गुणा करना हो और गुणे का अर्थ भाग देना हो, तो निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा सही है, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन तुरंत चेक करिए, क्या कह रहा है, 56। प्लस का अर्थ क्या है, घटाना है, -12। गुणा का अर्थ क्या है, भाग देना है, तुरंत भाग दे दीजिए, 34। ठीक, फिर घटाना का अर्थ क्या है, गुणा करना, गुणा कर दीजिए 12 बराबर 102। देखिएगा मित्रों, ये आपका पहले भाग देना है, तो ये सीधी संख्या है नहीं। ठीक, ये सीधी संख्या नहीं है, तो ये ऑप्शन होने की संभावना प्रबल नहीं है, इसको नहीं होगा ये। अब दूसरा देख लीजिए, 8। भाग का अर्थ है जोड़ना, जोड़ दिए। घटाने का अर्थ है, ऋण का अर्थ है गुणा करना, गुणा कर दिए। प्लस का अर्थ है घटाना, प्लस का अर्थ है घटाना, तो घटा दिए। ठीक है, बराबर 203। तो पहले बॉडमास से क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे। 4 पंचे 20 का 0 हाथ में 2, 4 पंचे 20 2 22, ये हो गया 220। ठीक है,
220 में 8 जुड़ जाएगा, ये हो गया 228, -25 है, -25 कर दीजिए। ठीक, सॉरी ये 203 है, -25 कर दीजिए, बराबर आपका 203 आ गया। यानी कि आपका ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। दी गई संख्याओं की श्रृंखला में एक संख्या गलत है, उस गलत संख्या का पता लगाना है। मित्रों 17, 19, 23, 29, 33, 37 और 41 को ध्यान से देखिएगा, तो यह इसमें आपको अभाज्य संख्या और एक विषम संख्या मिलेगी। वह देखिए 17 अभाज्य है, 19 अभाज्य है, 23 अभाज्य है, 29 अभाज्य है, लेकिन 23 आपकी एक विषम संख्या है। यह 3 से विभाजित होती है, 11 से विभाजित होती है, 37 अभाज्य है, 41 अभाज्य है। यानी कि इसमें एक गलत संख्या कौन सी है, तो ऑप्शन बी आपका 33 है, क्योंकि यह एक विषम संख्या है। ठीक, निम्न सारणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे तार्किक रूप से उपयुक्त विकल्प में से बताइए कौन सा आएगा, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, इन दोनों को देखिएगा, तो 7 और 3 कितना होता है मित्रों, 7 और 3 10, 10 का आधा कर दीजिए, कितना आ गया 5। इसको देखिएगा 30 और 10 40, 40 को आधा कर दीजिए 20। इसी तरीके से यहाँ पे है तो 145 धन x को आधा कर दीजिए, बराबर 95। ठीक, तो 145 प्लस x बराबर 190, तो x बराबर 190 माइनस 145। ठीक है, बराबर आपका आ गया 45। ठीक, बराबर आपका कितना आ गया 45, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट। निम्न सारणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे तार्किक रूप से उपर्युक्त विकल्प बताना है हमको कि यहाँ पे कौन सा सही है। देखिएगा मित्रों, इसको देखिएगा 169 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 13, 121 का निकालेंगे तो 11 और 64 का निकालेंगे तो 8। जोड़ दीजिए, 8 4 12, 2 1 1 1 2 32 आ गया। ठीक, इसी तरीके से 144 का निकाल दीजिए 12, 196 का निकाल दीजिए 14, 81 का निकाल दीजिए 9, इनको जोड़ दीजिए तो ये आ गया आपका 35। इसी तरीके से 289 का निकालिए 17। ठीक है, 441 का निकाल दीजिए वर्गमूल 21 और 225 का निकाल दीजिए तो 15। इनको जोड़ दीजिए मित्रों, आ गया आपका 53। ठीक, 53, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। एक घड़ी 4:30 बजे का समय दिखा रही है। ठीक है, कोई घड़ी है ये मित्रों। ठीक, ये आपका 4:30 बजा रही है, 4 5, तो 4:30 बजाएगी जब, तो ये 4 के आगे निकल आएगी। ठीक है, चलिए 4:30 बज रहा है, ये आपसे कह रहा है कि 4:30 बजा रही है, तो ये कह रहा है कि यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में हो, अगर ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है। सही है इतना। तो आपसे पूछ रहा है कि तब घड़ी की सुई यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा को प्रदर्शित कर रही है, तो नॉर्थ ईस्ट को प्रदर्शित कर रही है। ठीक, यही तो है आपके घंटे की सुई, तो ये आपके नॉर्थ ईस्ट को दर्शा रही है। नॉर्थ ईस्ट अर्थात आपका उत्तर पूर्व। ठीक, चलिए नेक्स्ट। एक समूह में 7 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, 15 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं और 6 व्यक्ति पंजाबी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए सर्किल बना लेते हैं। हमसे कह रहा है कि एक समूह में 7 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि इंग्लिश बोल सकते हैं, 15 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि हिंदी बोल सकते हैं और 6 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि आपका मित्रों पंजाबी बोल सकते हैं। चलिए, कह रहा है कि समूह में केवल एक व्यक्ति ऐसा है जो कि तीनों बोल सकता है। ठीक है, तो तीनों के उभयनिष्ठ में लिख दिया मैंने। कह रहा है कि 2 व्यक्ति केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं। 2 व्यक्ति हैं जो कि केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं, या तो हिंदी पंजाबी बोलेंगे या इंग्लिश हिंदी बोलेंगे या इंग्लिश पंजाबी बोलेंगे। तो चलिए कुछ भी मान लेते हैं। तो एक को मान लिया कि वो इंग्लिश पंजाबी बोलता है,
एक को मान लिया कि वो हिंदी और पंजाबी बोलता है, ठीक है। दो व्यक्ति थे तो एक एक व्यक्ति हो गए, एक व्यक्ति आपका हिंदी पंजाबी बोल दे रहा है, एक व्यक्ति आपका पंजाबी इंग्लिश बोल रहा है, ठीक। तो चलिए देखिएगा, एक दो तीन, तीन तो ये हो गए, तो पंजाबी टोटल बोल रहे थे 6, जिसमें से तीन पंजाबी ये बोल रहे हैं, तो केवल पंजाबी बोलने वालों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई, ये पता हो गया हमको। इंग्लिश बोलने वाले टोटल 7 थे, जिसमें से एक एक दो यहाँ पे इंग्लिश बोल रहे हैं, ये वाले दो इंग्लिश बोल रहे हैं, अर्थात केवल इंग्लिश बोलने वालों की संख्या 5 हो गई। अब हिंदी की अगर बात करेंगे मित्रों, हिंदी की बात करेंगे हम, तो हिंदी में देखिएगा 1 और 2, ठीक, 1 2, दो हिंदी बोल रहे हैं, तो यहां से आपके 13 ऐसे लोग हैं, 13 लोग ऐसे हैं जो कि आपके केवल हिंदी बोलेंगे, ठीक, 13 ऐसे हैं जो कि आपके केवल हिंदी बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखते हैं कि टोटल कितने हो गए, तो 13 केवल हिंदी बोलने वाले, 5 केवल इंग्लिश बोलने वाले, 6 केवल पंजाबी बोलने वाले, अरे सॉरी 3 केवल पंजाबी बोलने वाले, प्लस एक उभयनिष्ठ जो इंग्लिश पंजाबी बोल रहा था, एक ऐसा जो तीनों बोल रहा था, एक ऐसा जो हिंदी पंजाबी बोल रहा था, यानी 1 धन 1 धन 1, ठीक। तो 15 3 18, 18 और 6 कितना हो गया, 24, टोटल 24 लोग हैं। समूह में कितने व्यक्ति हैं टोटल, टोटल समूह में व्यक्तियों की संख्या है 24। एक परीक्षा में 5 छात्र हैं, ABCDE उपस्थित हुए हैं, यदि C को B से 5 अंक कम मिले हैं, D को B से 10 अंक अधिक मिले हैं और A से 20 अंक कम मिले हैं, एवं E को B से 22 अंक अधिक मिले हैं और B को कुल 40 अंक प्राप्त हुआ है, ठीक। अगर B को कुल अंक प्राप्त हुआ है 40, तो C को कितना मिला है, तो C को मिला है B से 5 कम अंक यानी 35, तो B को और D को कितना मिला है, तो D को मिला है B से 10 अंक अधिक यानी कि 40 धन 10 बराबर 50, और A को कितना मिला है, और D को जो है B से 10 अंक अधिक और A से 20 अंक कम मिले हैं। D को A से 20 अंक कम मिले हैं, अर्थात A को समझिएगा, D को A से 20 अंक कम मिले हैं, अर्थात A को D से 20 अंक ज्यादा मिला है, यानी कि D प्लस 20 होगा, तो D को कितना मिला था 50, 50 प्लस 20 बराबर 70, तो A को कुल कितने अंक मिले हैं, तो A को मिला है कुल 70 अंक, ठीक। चलिए नेक्स्ट, एक पिता ने अपने पुत्र के जन्म दिवस पर कुछ लड़के व लड़कियों को बुलाया, लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी, ठीक है। तो माना लड़के टोटल कितने थे, लड़के थे हमारे मित्रों x, तो लड़कियां थी हमारी x प्लस 2, यही तो हुआ। चलिए, पिता ने सभी लड़कों को 10 रुपए दिए, तो पिता ने सबको 10 रुपए दिए यानी कि 10x प्लस, लड़कियों को कितना दिया उपहार स्वरूप 20 रुपए, तो लड़कियां कुल कितनी थी x प्लस 2 थी, ठीक है। कुल खर्च कितना हो गया 280 रुपए, ठीक है। x लड़के हो गए, लड़कियां हो गई x प्लस 2, जिसमें से 10 रुपए एक लड़के को दिया, तो कुल कितना रुपया खर्च हुआ, तो 10x खर्च हुआ, क्योंकि x लड़के हैं 10 रुपए, 20 रुपए एक लड़की को दिए, कुल लड़कियों की संख्या कितनी है x प्लस 2 है, टोटल खर्च कितना हो गया 280 रुपए। ये अब सॉल्व कर दीजिए, 10x प्लस ये ओपन कर दीजिए, तो ये हो गया 20x प्लस 40 इक्वल टू 280, इसको जोड़ दीजिए तो ये हो गया 30x बराबर, इसको पंचांतर कर दीजिए, 280 280 माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, 280 माइनस 40, 280 माइनस 40 बराबर 240, ठीक है। तो 30x बराबर 240, 0 0 कट गया, 3 8 24, यानी x बराबर 8 आ गया, ठीक, x बराबर 8 आ गया, यानी कि लड़कों की संख्या कितनी आ गई 8 है। चलिए नेक्स्ट, एक झुंड में कुछ गाय बैल एवं 45 मुर्गियां हैं, ठीक है। प्रति 15 जानवरों पर एक ग्वाला रखवाली करता है, बैलों की संख्या गायों से दुगुनी है, यदि कुल सिरों की संख्या पैरों की संख्या से ग्वालों सहित 186 कम है, तो वहां कितने ग्वाले हैं, हमसे यही मित्रों पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं गायों की संख्या जो है वो है x,
बफेलो की संख्या जो सॉरी ऑक्स की संख्या, बैलों की संख्या जो है वो है आपका दूनी है। ये कह रहा है गायों से दुगनी है तो 2x हो गया। और मुर्गियां आपकी जो है वो है 45। तो चलिए देखते हैं सिरों की संख्या कितनी है। तो सिरों की संख्या जो होगी मित्रों वो होगी x गाय की प्लस 2x बैल की प्लस 45 आपके मुर्गियों की। ये तो हो जाएगी कुल संख्या, यानी कि कुल संख्या हो गई आपकी 3x प्लस 45। ठीक है, ये तो मिल गया हमको। अब देखिएगा ग्वाले, तो कुल ग्वाले कितने हैं, कुल हमसे पूछ रहा है ग्वाले कितने हैं। तो देखिए कुल पहले जानवर हमारे पास कितने हैं, तो हमारे पास टोटल जानवर है 3x प्लस 45। एक ग्वाला 15 जानवरों को देखेगा। ठीक है, तो अगर हम पूरे जानवरों में गाय बैल और मुर्गी मिला दिए तो टोटल कितना था 3x प्लस 45। 3x प्लस 45 में अगर हम 15 जानवरों से भाग दे देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा ना कि कुल कितने ग्वाले हैं, क्योंकि एक ग्वाले को 15 जानवर मिलेंगे। ठीक है, इसमें देखिए 3 ऊपर में कॉमन ले लीजिए तो ये बचा x प्लस 15 अपान 15, तो इसे काट दीजिए 5, तो ये हो गया x प्लस 15 अपान 5। ठीक है, ये आपका आ गया ग्वालों की संख्या, ये आ गया आपके ग्वालों की संख्या। और ये ऊपर आपके हैं टोटल जानवर। ठीक है, टोटल जानवर, टोटल पशु हो गए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। यदि सिरों की संख्या, तो सिरों में देखिए ये आपके टोटल जानवर थे, तो जो ये जानवरों की संख्या है तो प्रत्येक जानवर की एक सिर है, तो यही सिरों की संख्या हो जाएगी, यानी कि 3x प्लस 45 प्लस ग्वाले भी तो जितने हैं उनके भी तो एक ही सिर होगा, तो ये ग्वाले कितने थे x प्लस 15/5 बराबर कर दीजिए। कितना है, कह रहा है कि यदि कुल सिरों की संख्या पैरों की संख्या से ग्वालों सहित 186 कम है, यानी कि पैरों की संख्या से 186 कम है, तो या तो सिरों में 186 जोड़ देते हैं तो ये पैरों की संख्या के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना सर, बिल्कुल होगा। तो ये पैरों की संख्या के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा सिरों की संख्या 3x प्लस 45 प्लस x प्लस 15/5 में 186 जोड़ देंगे तो ये पूरे जानवरों और ग्वालों के पैरों की संख्या के बराबर होगा, यही हमसे प्रश्न में कह रहा है। ठीक, तो चलिए पैरों की संख्या कितनी है निकाल लेते हैं। तो गाय, गाय को माना है x, तो x माना है, तो एक गाय के कितने पैर होते हैं, तो 4, तो 4x हो गया प्लस बैल माना था 2x। ठीक है, 2x बैल को माना है और एक बैल के 4 पैर होते हैं तो 4 दूनी 8x प्लस मुर्गियां हैं 45, तो एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं तो टोटल पैरों की संख्या कितनी हो गई 45 दूना 90 प्लस ग्वालों की संख्या कितनी मानी थी x प्लस 15/5, ये ग्वालों का सिर है, तो एक ग्वाले के कुल कितने पैर होते हैं 2, तो 2 का गुणा इसमें कर दिए। यही टोटल हो गया मित्रों आपके पैरों की संख्या। ठीक है, ये आपके टोटल पैरों की संख्या हो जाएगी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं सॉल्व करके। तो 3x प्लस x प्लस 15/5 प्लस यहाँ पे देखिए 45 है, यहाँ पे 186 है, इसको ऐड कर दीजिए। 6 5 11, 1 8 4 12 1 13, 1 1 1 2 231। ठीक है, बराबर 8 4 12 x प्लस 90 प्लस इसको ओपन कर देते हैं 2x, इसको प्लस 30/5। ठीक है, अब देखिएगा इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं। इधर x को इधर पंचांतर कर देते हैं। ठीक है, इधर x को पंचांतर कर देते हैं, यहाँ पे जगह की थोड़ी सी कमी है, हमको में भी मिटाना पड़ जाएगा। चलिए देख लेते हैं फिर भी। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे
चलिए सॉल्व करा ही देते हैं हम। ठीक है, तो ये आपका हो गया 12x, इधर पंचांतर कर लेते हैं हम इसको। इसको पहले लिख लेते हैं फिर से एक बार, 3x प्लस एक्स अपान 5 प्लस 15/5 इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो 15/5, 15/5 को अगर 5 से डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 3 प्लस 231 बराबर 12x प्लस 90 प्लस 2x/5 प्लस 30/5 यानी 6। ठीक, चलिए पूरी जो नंबरिंग है उसको लेफ्ट साइड में और जो x वाली वैल्यू है उसे राइट साइड में पंचांतर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं करके। तो यहाँ पे हो जाएगा मित्रों 231 यहाँ पे है 3, ये हो गया आपका 234, 234। फिर यहाँ पे है आपका इस साइड में 90 और 6 96 यानी -96। ठीक है, बराबर यहाँ पे है 12x, इधर 3x आ जाएगा पंचांतर, तो 12 में से 3 चला गया, आ गया 9x। 9x प्लस यहाँ पे है 2x/5, यहाँ पे है x/5, दोनों का हर बराबर है, तो 2x/5 में से x/5 गया तो बचा x/5। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो हो गया 9 × 45, 45 से 46, 46 x/5 यहाँ पे आ गया। ठीक, अब इसको घटा दीजिए, 234 में से 96 को जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 8, और यहाँ पे है आपका मित्रों 2 बचा 9 3, यह आ गया आपका 138। ठीक है, 138 बराबर 46x/5। ठीक, ये आ गया आपका। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर से, तो देखिए आगे क्या आएगा। तो ये आएगा आपका मित्रों, इसको गुणा कर दीजिए, 138 गुणे 5 यानी कि ये हो गया आपका 46x, 46x बराबर ये आ गया आपका 690। तो x बराबर आएगा मित्रों, आप भाग दे देंगे तो आएगा 15। ठीक है, x बराबर 15 यानी गायों की संख्या आ गई 15, और हमसे पूछ रहा है ग्वालों की संख्या, तो ग्वालों की संख्या तो हमने यही निकाला था, x प्लस 15/5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15, 15 प्लस 15, 15 15 30, 30 भागे 5 यानी कि 30 भागे 5 आ गया आपका 6। ठीक, आपका आ गया 6, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जहां पे जल्दी लग रही होगी आप वीडियो को रोक के आराम से समझते हुए तब आगे बढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पे तो कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो देखिएगा मित्रों, अगर इस वाले त्रिभुज को हम देख लें तो इससे 3 त्रिभुज निकलेंगे। एक तो ये बड़ा वाला एक हो गया, एक छोटा वाला ये एक साइड में लेफ्ट वाला 1 2 और एक बड़ा वाला 3। तो इस तरीके से 3 3 6 3 9 3 चौक 12, 12 तो यह निकल गया प्लस। देखिए जो चतुर्भुज वाला होता है, चतुर्भुज से सदैव हमको पता है कि इससे 8 त्रिभुज निकलते हैं, 1 2 3 4, फिर बाकी एक तरफ से ऐसे 5, फिर एक दूसरा साइड 6, फिर एक साइड का ए वाला हो गया, एक इस साइड वाला 7 और एक इस साइड वाला 8। ठीक, तो 8 हिस्से निकलते हैं, टोटल हो गए 12 8 20। टोटल आपके त्रिभुजों की संख्या निकलेगी यहाँ पे 20। ठीक, चलिए नेक्स्ट। 4 छात्राएं एक चौकोर मेज के चारों तरफ बैठी हैं। आपसे कह रहा है कि 4 छात्राएं हैं जो कि चौकोर मेज है कोई, उसके चारों तरफ बैठी हुई हैं। ठीक, मंजू अंजू के दाईं ओर बैठी हुई है। जो मंजू है उसे मान लिया कि वो यहाँ पे, जो मंजू है उसे मैं मान लेता हूँ कि वो अंजू के दाईं ओर बैठी है। ठीक है, क्योंकि इनका मुख अगर अंदर की ओर है तो दाईं तरफ हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे क्या कहता है। वीना कमला के बाईं ओर बैठी है, तो अगर यहाँ पे हम कमला को बैठा देंगे तो यहाँ पे वीना बैठ जाएगी। ठीक है, कौन सी दो छात्राएं आमने सामने बैठी हैं जबकि कमला अंजू के बाईं ओर बैठी है, यह कंडीशन है। जो कमला है वो अंजू के बाईं ओर बैठी है, यह कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो ये अंजू थी, अंजू का बायां हिस्सा यही होगा, तो यहाँ पे कमला बैठी है यानी ये कंडीशन सही है। तो कौन सी दो छात्राएं आमने सामने बैठी हैं, तो आमने सामने आपके वीना और अंजू बैठी है। ठीक है, वीना और अंजू बैठी है, और आपकी मंजू और कमला आमने सामने बैठी हैं। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। तो वीना और मंजू नहीं, गलत है।
कमला और वीना, ये भी गलत है। मंजू और अंजू, ये भी गलत है। मंजू और कमला, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट। एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि एनालॉग घड़ियां जो हैं, ठीक है, एनालॉग घड़ी जो है वो आपका 1:30 दर्शा रही है। ये आपका हो गया मित्रों घड़ी, ठीक है, 1, 2, 3, 1:30 अर्थात कुछ ऐसा, और ये नीचे आ गया। दर्पण प्रतिबिंब की बात की जा रही है। दर्पण प्रतिबिंब मित्रों इधर बनेगा, ठीक है, ये फिर से एक नया सर्किल बना दिए। अब देखिएगा, जो दर्पण के नजदीक की तरफ है वो अब दर्पण के इस दिशा में आ जाएगा, ठीक है, यानी कि इस तरीके से समझिएगा कि जो दर्पण के इस तरफ वाला हिस्सा है, इस तरफ का हिस्सा है जो दर्पण का, ये तो सीधी लाइन है, तो ये तो सीधी लाइन ही रहेगी, इसमें तो फर्क नहीं आएगा। लेकिन जो इधर है दर्पण की तरफ है, दर्पण प्रतिबिंब में यही बस देखना है कि जो दर्पण के नजदीक है वो दर्पण के दूसरे प्रतिबिंब में भी दर्पण के नजदीक ही दिखेगा, और जो दर्पण से दूर है वो दर्पण से दूर दिखेगा। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिखेगा, बिल्कुल इसी तरीके का दिखेगा सर, दर्पण में बिल्कुल इसी तरीके का दिखेगा, क्योंकि ये एक वाली लाइन थी, ये दो वाली लाइन थी, ये तीन थी, तो यहाँ एक वाली लाइन, दो वाली लाइन, तीन के बीच में होगा। लेकिन घड़ी में क्या है कि यहाँ पे तो 9 होता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे तो 9 है, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, और 10 और 11 के बीच में घंटे वाली सुई है, और यहाँ पे 6 पे है, यानी कि ये 10:30 को प्रदर्शित करेगा। ठीक, अर्थात यह दर्पण में 10:30 को प्रदर्शित करेगा। हमें ध्यान बस क्या देना है कि दर्पण की तरफ जो भी प्रतिबिंब होगा, जो दर्पण से पास होगा वह दर्पण के पास होगा, जो दर्पण से दूर होगा वो दर्पण से दूर प्रतिबिंब बनाएगा। ये हमने समझ लिया इसको। ठीक, तो बिल्कुल वास्तविक को हमने समझ लिया और दर्पण को देख लिया, तो हमें समझ में आ गया कि क्या है। एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि एनालॉग घड़ी सुइयों वाली 1:30 है, तो बताओ सही समय क्या है। तो सही समय मित्रों आपका 10:30 है। ठीक, क्योंकि ये आपका कहाँ पे दिख रहा था, ये आपका दर्पण में दिख रहा था, तो वास्तविक आपका समय यही है। ठीक है, वास्तविक समय आपका ये हो गया। चलिए नेक्स्ट। ए तथा बी ने एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ किया। ठीक है, ए और बी है, एक बिंदु है, यहाँ से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। दोनों 5 किलोमीटर चलकर अपने दाएं मुड़े, दोनों 5 किलोमीटर चले और ये अपने दाएं मुड़ गया और 7 किलोमीटर चला। ठीक, 5 किलोमीटर यहाँ चला था, 7 यहाँ चला। जब ये अब इधर 5 किलोमीटर चला तो ये अपने दाएं मुड़ेगा, तो इधर इसका दायां पड़ेगा, और ये भी 7 किलोमीटर चला। ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे क्या कहता है। उसके बाद वो फिर दाएं मुड़ गए और 5 किलोमीटर चले, तो इसका जो दायां होगा ये आ जाएगा यहाँ पे 5 किलोमीटर। ठीक, और इसका जो दायां होगा मित्रों यहाँ से इधर की तरफ होगा, ये भी आ गया 5 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है, और उसके बाद वो दाएं मुड़ गए और 5 किलोमीटर चले, परिणाम स्वरूप दोनों अब एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा कि ये दोनों आमने सामने हो गए, ये दोनों तो आमने सामने हो गए, एकदम करेक्ट। ठीक, ये दोनों तो आमने सामने आ गए। अब देखिएगा 7 किलोमीटर ये अगर चला था तो 7 किलोमीटर यहाँ पे भी दूरी हो गई, 7 किलोमीटर इधर से चला था तो 7 किलोमीटर की दूरी ये भी हो गई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी दूरी मित्रों कितनी हो गई, 7 14 किलोमीटर की। ठीक, 7 धन 7 बराबर 14 किलोमीटर की, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, क्या कहा, कि यह मेरी पत्नी की, एक फोटो है, ठीक है, कोई फोटो हो गई, चलिए, की तरफ संकेत करते हुए विनोद कहता है, विनोद क्या कहता है, विनोद कहता है
यह जो फोटो है यह मेरी पत्नी विनोद की पत्नी, विनोद की पत्नी को हमने मान लिया, विनोद की पत्नी की माता, विनोद की पत्नी की माता, ठीक, की एकमात्र पुत्री की पुत्री है क्या यह फोटो। तो विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक, फिर से समझिएगा। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए विनोद कहता है कि यह मेरी पत्नी, यानी विनोद की पत्नी को हमने सर्किल से मान लिया, की माँ, की माता, विनोद की माता, अरे विनोद की पत्नी की माता अर्थात विनोद की सास, की एकमात्र पुत्री यानी इकलौती पुत्री, अगर इकलौती पुत्री है तो यानी वो विनोद की पत्नी ही है, विनोद की साली नहीं हुई, इसलिए संबंध यहाँ पे दूसरा नहीं बनेगा। कि विनोद की पत्नी ही हुई तो विनोद की पत्नी यानी कि माता की पुत्री अर्थात विनोद के पत्नी की पुत्री, अगर विनोद की पत्नी की पुत्री विनोद की पुत्री ही तो कहलाएगी, ठीक, विनोद की पुत्री कहलाएगी। तो आपसे पूछ रहा है कि विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, तो यहाँ पे विनोद पिता है। अगर पूछा जाए कि विनोद से फोटो का क्या संबंध है, तो फोटो पुत्री है, ठीक, फोटो पुत्री है। चलिए नेक्स्ट, यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, हमसे यही पूछ रहा है। तो देखिएगा 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, तो पहले 2 सप्ताह का मतलब हुआ 14 दिन, ठीक, 14 दिन। तो अगर 23वीं तारीख को रविवार है तो एक हफ्ते में 7 दिन होता है, तो एक हफ्ते पहले भी रविवार ही रहेगा, 2 हफ्ते पहले यानी 14 दिन पहले भी रविवार ही रहेगा। तो रविवार से 4 दिन पहले पूछ रहा है, तो रविवार से 4 दिन पहले देख लीजिए, संडे से आपका सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ठीक। तो रविवार से 4 दिन पहले पूछ रहा है, तो देख लीजिएगा आपका सही उत्तर क्या होगा कि 4 दिन पहले का दिन कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखिए रविवार, फिर इसके बाद शनि, शुक्र, बृहस्पति और बुध, तो कौन सा दिन है वो मित्रों, तो वो है आपका बुधवार। ठीक है, वो कौन सा दिन होगा आपका, वो होगा आपका बुधवार, बुधवार का दिन होगा। ठीक, देखिए एक और भी है तरीका कि आपका 23 तारीख को रविवार की बात की जा रही है, 23 तारीख को रविवार था, फिर इसके बाद 2 सप्ताह का मतलब 14 धन 4 यानी 18, तो 23 में से 18 चला गया मित्रों तो आ गया 5। आपसे पूछ रहा है 5 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 5 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो आप देखिएगा कि 7 7 दूनी 14 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14 7 त्रिक 21 यानी कि 23, 23 में से 21 गए 2, ठीक है, 23 में से 21 गए 2, अगर 2 तारीख को रविवार है, ठीक है, 7 से भाग देंगे आप, 23 तारीख है, तो 23 तारीख में देखिए कि इस महीने की किस तारीख को आपका रविवार पड़ रहा था पहले, तो 7 के बाद अब 23 में से 7 घटाएंगे, फिर 7 घटाएंगे, फिर 7 घटाएंगे, तो 21 आ रहा है, तो 21 हमने जोड़ दिया, घटा दिया, यानी 2 तारीख, 2 तारीख को मित्रों आपका रविवार है। ठीक है, 2 तारीख को रविवार है, तो फिर 5 तारीख को क्या होगा, अगर 2 को रवि है तो 3 को सोमवार, 4 को मंगलवार और 5 को बुधवार। ठीक है, 5 को बुधवार। तो इस तरीके से भी आपका उत्तर यहाँ पे आ गया। ठीक, आपसे यही पूछ रहा था कि 5 तारीख को कौन सा होगा, 23 तारीख में से 18 तारीख निकाल दिए, 5 तारीख, 5 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो दिन बुधवार होगा। एक घन है 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनेंगे। ठीक है, हमसे यही पूछ रहा है। तो देखिए बहुत सिंपल सा है, घन का आयतन होता है,
आयतन सदैव समान होता है, हमको पता है। ठीक, तो आयतन के फॉर्म में निकालिएगा, कभी भी गलत होगा ही नहीं मित्रों, कभी भी नहीं गलत होगा। तो देखिएगा, आपसे कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर के ठोस घन है, यानी कि ये जो घन है आपका, ये आपका घन है। अगर ये 18 सेंटीमीटर का है तो इसकी ये भी भुजा 18 की है, ये भी भुजा 18 की है, ये भी भुजा 18 की है। ठीक है, तो इसकी अगर सारी भुजाएं 18 की हैं तो इसका जो आयतन है, तो आयतन इसका कितना होता है, घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब होता है। ठीक है, घन का आयतन, घन का आयतन कितना होता है, a क्यूब होता है। तो घन का आयतन 18 गुणे 18 गुणे 18 होगा मित्रों, बिल्कुल होगा सर। इसको काटना कितने में है, 3-3 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटना है। ठीक है, इसको 3-3 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटना है, हमसे कह रहा है। ठीक, तो समझिएगा, तो जो भी कटेगा 3-3 सेंटीमीटर का टुकड़ा कटेगा, जितने भी टुकड़े निकलेंगे वो सारे टुकड़ों का आयतन तो इसके बराबर ही होगा ना, तो वही हम कर लेते हैं। ठीक, तो उसे हम 3 बाई 3 बाई 3 के टुकड़ों में काट देते हैं। ठीक, 3 बाई 3 बाई 3 के टुकड़ों में काट देते हैं। तो अब देख लेते हैं कितने आयतन बनेंगे, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, 6 छक 36 छक्का 216, टोटल 216 घन बनेंगे मित्रों। ठीक है, यानी कि जब 18 बाई 18 बाई 18 के घन को हम 3 बाई 3 बाई 3 सेंटीमीटर के घन में काटेंगे तो कुल उसमें से 216 घन निकलेंगे। 3 बाई 3 बाई 3 के कुल 216 घन निकलेंगे, अर्थात एक बड़ा वाला घन बराबर 216 गुणे छोटे घन का आयतन सदैव समान होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, आपसे कह रहा है नीचे एक पासे में 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा पहला वाले को, तो इसमें देखिए पहले और दूसरे को ले लेते हैं, तो इसमें से 2 और 3 कॉमन हो गया, 2 और 3 कॉमन हो गया तो 4 का विपरीत 1 हो गया। ठीक, ये समझ में आ गया। चलिए अब एक बार के लिए हम पहला और तीसरा ले लेते हैं, पहला और तीसरा देख लेते हैं। तो पहले और तीसरे में मित्रों 3 और 4 कॉमन है, यहाँ पे 3 और 4 कॉमन है तो 2 बचा यहाँ पे, तो 2 और 5, 2 का विपरीत क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, 2 का विपरीत 5 हमको मिल गया। ठीक, और देखिएगा आप पहले को और चौथे को देखिएगा, तो पहले को और चौथे को जब देखेंगे तो इसमें 2 और 4 कॉमन है, 2 और 4 इसमें कॉमन ले लेंगे तो 6 का विपरीत 3 आ जाएगा। ठीक है, 6 का विपरीत 3 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो ऑप्शन सी है, 5 आपका एकदम सही उत्तर है। ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को यदि वर्णमाला में उसके क्रमांक के समान मूल्य दिया जाए, यानी उसकी नंबरिंग कर दीजिए कि वो वर्णमाला में किस क्रम पर आता है, तो निम्नलिखित में से किसके सभी अंकों के मूल्यों का योग सर्वाधिक होगा, आपसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, पहले हर्ट का देख लेते हैं, इसको 1 मान लिया, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। चलिए फिलहाल इसमें छोड़िए, ए है, बी है, सी है, डी है, चलिए इसी में रख लेते हैं इसको नंबरिंग करके। एच 8, 5, 1, 20 और सॉरी 18 और ये हो गया आपका आर का प्लस 20, इसको जोड़ देंगे मित्रों तो ये हो गया आपका 20, 18, 38 और ये हो गया आपका टोटल 52। ठीक, अब चलिए लीवर का देख लेते हैं, तो 12, 9, 22, 5 और 18, इसको जोड़ेंगे मित्रों तो आएगा आपका 66। इसको देख लेते हैं, तो 12, 21, 14, 7 और 19। ठीक, इसको जोड़ दिए तो आ गया 73, और यहाँ पे है 20 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 20 प्लस 8, इसको ऐड कर दिए तो आ गया 58। ठीक है, तो अब देखिए आपको समझ में आ रहा है, आपका उत्तर मिल गया, आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी। ठीक,
ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए आप ये मत समझिएगा कि हम नंबर कहाँ से लिख दिए, ये आपके वर्णमाला में ये अक्षर किस क्रम पर आते हैं वही क्रम लिखा गया है, वही आपसे कह भी रहा है। ठीक है, जैसे ए आपका 1 पे आता है, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, ई 5 पे, इसी तरीके से। ठीक, चलिए आज इतना ही। ये आपका ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा 2016 का प्रश्न पत्र था। हम आपसे ग्राम विकास अधिकारी के भी अगले प्रश्न पत्र का विश्लेषण आपके साथ करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अगले एग्जाम के लिए। पहले से ही अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। जो भी मित्र हमारे चैनल पे अभी पहली बार विजिट किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हाँ, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर हमें सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू।